जीवन में जीपीएस की क्या उपलब्धियां हैं, क्या प्रॉफिट हैं और क्या हमें जीपीएस के लिए फ्री में जीपीएस क्यों मिल पाता है, कैसे मिल पाता है, ये सारी कुछ डिटेल बातें करेंगे इसी वीडियो में। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, जीपीएस किस तरह वर्क करता है। तो दोस्तों हम लोग सीखने वाले थे क्या जीपीएस क्या है, जीपीएस क्या काम करता है और जीपीएस को किसने पहली बार बनाया। तो देखो, जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे यूएस ने पहली बार बनाया। इसका नाम जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूएस एयरफोर्स के लिए 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑफिशियल नाम है नो स्टार, यानी नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंज। इसको 1978 में फर्स्ट सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि 1995 में लास्ट सैटेलाइट यानी 72 टोटल सैटेलाइट इसके लिए छोड़े गए थे। इस पूरी तरह से काम करने लगा था ये 1995 में, लेकिन 1980 में सिविलियंस यूज के लिए कुछ लिमिटेशन के साथ इसे फ्री किया गया था, बट सन 2000 में इसे पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। तो अब हम इसकी कुछ बातें कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सैटेलाइट तो आसमानों पे है ना यार, ज़मीन पे ये वर्क कैसे, जैसे मेरे पास ये पेन है और इसको मैं यहाँ पे हूँ, मैं इधर हूँ, तो एक सैटेलाइट अगर इधर से उसकी रेंज आ रही है तो मेरा पेन तो यहाँ है ना, लेकिन ये रिसीव किया, लेकिन उसको रिटर्न सिग्नल नहीं दे पाएगा, देगा तो टाइम लगेगा। इसका यहाँ से एक सिग्नल आया और यहाँ से वापस जाने के लिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नहीं थोड़ा दूर में भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया मालूम है, तो 3 सैटेलाइट का एक समूह बना दिया गया, जो कि तीनों तरफ से एक पिन में, जैसे मैं इधर हूँ, मेरे पास मोबाइल है या जीपीएस कोई रिसीवर है मेरे पास, तो इधर से भी मुझे ये देगा और इधर से भी मेरा निकालेगा रेंज, और इधर से, यानी मुझे देखो सबसे पहले समझो, एक हम सिस्टम बना लेते हैं, जैसे किसी की दूरी p मान लेते हैं, जैसे हम मैथ में मानते हैं या फिजिक्स में। R1 से हम लोग p की डिस्टेंस निकालते हैं, R1 से p की डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है सपोज, लेकिन R1 से हमारा p का डिस्टेंस में और भी रेंज बन रहे हैं ना, p का और भी दूसरी जगह भी हो सकता है ना, यानी 2 रेंज अभी और बन रहे हैं दोनों तरफ से। तो हम R2 भी ले लेते हैं, R2 भी हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अब R2 के बाद भी एक रेंज और बन रहा है ना, क्योंकि देखो इधर से एक रेंज बन गया, एक इधर से बन गया, अब एक R3 भी बनाया जाएगा इधर से, यानी तीनों डायरेक्ट एक के ऊपर, यानी एनी टाइम कोई भी रिसीवर सैटेलाइट रिसीवर 3 सैटेलाइट से एनी टाइम कनेक्ट रहता है। जैसे आपके मोबाइल में आप जीपीएस ऑन किया तो एनी टाइम आप 3 सैटेलाइट से, यानी जिस तरह हमें सैटेलाइट की प्रोग्राम बनाने के लिए, कोई भी सैटेलाइट को प्रोग्राम बनाने के लिए हमें 3 सैटेलाइटों से जुड़े रहना पड़ता है, और कोई भी ये सैटेलाइट प्रोग्राम ऊपर छोड़ने के लिए हमें 3 सैटेलाइट की मिनिमम जरूरत पड़ती है। तो देखो R1 की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, R2 की हो गई 15 सेंटीमीटर। अब R3 को भी हमें उधर, R3 भी हमें वहाँ से ट्रांसमिट करता है हमारे रिसीवर को, तब जाके हमें एक्यूरेट लोकेशन मिलती है। यानी 3 सैटेलाइट से हमें जब कनेक्ट किया जाता है तब इसे हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, जो कि होती है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। इसके थ्रू वो टाइमिंग को कनेक्ट करके, टाइमिंग और डेट को, टाइमिंग और रेंज को कनेक्ट करता है आपस में, लॉन्गिट्यूड और डिस्टेंस और स्पीड और टाइम की मदद से, क्योंकि एक क्लॉक हमारी सैटेलाइट पे है और एक क्लॉक हमारे रिसीवर में रहती है, इसलिए हमारा रिसीवर का टाइम और उसका टाइमिंग जब मैच होता है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें इसी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के फॉर्म में दे देता है। लेटीट्यूड लेटी हुई लाइन को बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई लाइन को बोलते हैं, सिंपल भाषा यही है। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के फॉर्म में, और उसको हमें ये एकदम एक्यूरेट लोकेशन दिखा देता है। हमेशा ये कोई भी रिसीवर 3 सैटेलाइट से एग्जैक्ट, इसका कोई मकसद नहीं होता, तीनों सैटेलाइट का कोई मकसद नहीं, केवल ये डिस्टेंस लेता है, लेकिन एक्यूरेट लोकेशन के लिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के फॉर्म में ये हमें देता है एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन ये 3000 सालों में भी इसका 1 सेकंड का केवल एरर आता है। अगर कोई 3 करोड़ साल में 1 सेकंड का ही एरर आएगा इसका लोकेशन के डिफरेंस के अंदर, हल्का लोकेशन के डिफरेंस। तो डिस्टेंस, अच्छा ये कैलकुलेट करता है डिस्टेंस टाइम एंड रेंज के माध्यम से, डिस्टेंस टाइम और रेंज के हिसाब से ये अपना कैलकुलेट करके एक्यूरेट हमें लोकेशन दे देता है। लेकिन इसकी स्पीड है जो, ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है। हमें 3 सैटेलाइट से L1, L2 और L3 के माध्यम से इस सिस्टम के लिए यूएस ने, तो L1, L2, L3 इस सैटेलाइट के लिए यूएस ने 72 सैटेलाइट भेजे हैं ऑर्बिट में, और 33 सैटेलाइट, यानी 33 सैटेलाइट आज की डेट में वर्क कर रहे हैं उसके इस प्रोग्राम में, जीपीएस के प्रोग्राम में 33 सैटेलाइट अभी वर्क कर रहे हैं। कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइफ में, चेंजिंग है। अच्छा ये सैटेलाइट, हर एक सैटेलाइट पूरे दिन यानी 12 घंटा में 1 चक्कर, यानी 24 घंटे में 2 चक्कर, 24 घंटा में 2 चक्कर इसलिए बोला 24 घंटा नहीं लगता उसको, और 23 और 57 मिनट एंड 11 सेकेंड लगभग इतनी देर में पूरा चक्कर लगा लेता है इतनी टाइम के अंदर में। लेकिन हमें तो हाँ, जैसा कि मैं पहले बताया, ये अमेरिका का प्रोग्राम है और बिल्कुल फ्री है। रूस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इसके भी अपने अपने प्रोग्राम हैं। तो आओ बात करते हैं लेकिन अपने भारत देश की यार, भारत देश के पास भी है कि नहीं? रूस के पास है, चाइना के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास भी है। तो देखो कारगिल युद्ध के वक्त हमें ज़रूरत पड़ी जीपीएस की, क्योंकि हमें तो बम्बाई करनी थी,
लेकिन अमेरिका ने हमें साफ मना कर दिया कि आपको जीपीएस नहीं दे पाएंगे। तो कारगिल युद्ध के वक्त अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया। तो इसी कारण भारत ने भी अपना जीपीएस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जो कि आज की डेट में टेस्टिंग फॉर्म में है। उसका नाम है नेविक, IRNSS। तो नेवी का टोटल इसके 7 सैटेलाइट हैं, ओनली 7 सैटेलाइट हैं। 12 अप्रैल 2018 को लास्ट सैटेलाइट इसका लॉन्च किया गया। अब ये टेस्टिंग फेज में है। अर्थ के स्पेक्ट में स्थिर रहेंगे, यानी भारत के ऊपर ये स्थिर फॉर्म में रहेंगे। इनका कवरेज भारत के अगल बगल के क्षेत्रों में रहेगा। इसीलिए ये जो स्थिर रहेंगे ना, इसीलिए इनकी जीपीएस से अच्छी एक्यूरेसी हमारे पास रहेगी एनी टाइम। तो जीपीएस की एक्यूरेसी हमारे पास एकदम अच्छी रहने की वजह से हम अपने सिस्टम से, यानी हमारे अगर भारत के चारों तरफ हमारे दुश्मन जो देश हैं उनकी हम अच्छी तरह से निगरानी रख सकते हैं। और अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो हम उन्हें अपने सिस्टम से देख भी सकते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है। और फिक्स, यानी एकदम फिक्स लोकेशन, एग्जैक्ट एकदम फिक्स लोकेशन है। तो यानी ऊपर से जब ऑर्बिट से, जैसे हमें ज़मीन से आसमान कितना एकदम क्लियर दिखता है ना, तो उधर से भी नीचे एकदम क्लियर दिखता है। तो कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है वो सारा कुछ हम देख सकते हैं, और कब हमें क्या करना है वो सारा कुछ हमें पता रहेगा। तो इसरो की इस उपलब्धि को हम सैल्यूट करते हैं और जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी ऐसे टॉपिक के साथ जिसे हम प्रैक्टिकली समझा सकेंगे। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।